Hello, good morning, all of you students. So students, स्टार्ट करते हैं अपना सिविक्स चैप्टर सेकेंड फेडरलिज्म. इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के टॉपिक को कवर किया था. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. भारत में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस होता है, कंट्री में किस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ है, इन सब टॉपिक को आज हम लोग अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम शशि मित्र मौर्य, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस at TD Public School, Aliganj, Eta. Why फेडरलिज्म वर्क इन इंडिया. स्टूडेंट्स, भारत में फेडरलिज्म क्यों वर्क करता है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री. आप जानते हैं हमारे देश में फेडरलिज्म की स्पिरिट है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट है एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और साथ में मिलजुल कर काम करने की जो हमारी चाहत है, जो डिज़ायर है, वो कहीं ना कहीं ये हमारे आदर्श हैं, हमारे कंट्री के आइडियल्स हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ फेडरलिज्म वर्क करता है. ओके स्टूडेंट्स. तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड. तो आज हम लोग उन सारे जो मेजर वेज हैं, जो मुख्य कारण हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट्स मेंटेन करके चलेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है वाई फेडरलिज्म वर्क इन इंडिया. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट रीज़न है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म वर्क कर रहा है, फर्स्ट रीज़न है रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेजेस. रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेजेस यानी भाषाओं को सम्मान देना. ओके स्टूडेंट्स. रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का स्टूडेंट्स मैप है. लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस दिखेंगी. राजस्थान के एरिया में आपको राजस्थानी लैंग्वेज दिखेगी, हिंदी बेल्ट दिख रही है. ये यहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज दिख रही है, उड़िया दिख रही है. तो इस तरीके से यहाँ पे पंजाबी लिखा हुआ. तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स शुरुआत से ही हमारे कंट्री में जब इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर में, लैंग्वेज में, तो और अब जानते हैं फेडरलिज्म वर्क वहीं पर फेडरलिज्म वहीं पर अडॉप्ट किया गया है जहाँ पे डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको पता है. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज अ फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. सो स्टूडेंट्स, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हमारे यहाँ पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट था वो था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति का जो सबसे फर्स्ट टेस्ट था और मेजर टेस्ट था वो था द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. ओके स्टूडेंट, ये मेजर टेस्ट था. आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 19 पर आपको हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड आपको मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स. सो लेट्स फॉरवर्ड. स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ लैंग्वेजेस ड्यू टू इट्स कल्चर डाइवर्सिटी. आप जानते हैं हमारे देश, हमारे प्यारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं. इंडिया हैज़ अ प्लेथोरा
यानी बहुत ही प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इट्स कल्चर डाइवर्सिटी, हमारी जो कल्चर डाइवर्सिटी है, हमारी संस्कृति भिन्न भिन्न है। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या डिसाइड किया? आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय लिया दैट द स्टेट्स विल बी, जो राज्य होंगे, विल बी मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन कर देंगे। शुरुआत में इन द बिगनिंग पीरियड बहुत सारी वरीज थी, हमारी बहुत सारी चिंता थी। जब मैं आपको बताऊं, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं को डर था, फियर्ड दैट इट वुड लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, इट वुड लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, मीन कि हमारे देश की अखंडता को खतरा हो सकता है अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट में हमको इसको लेकर बहुत ही हम वरी थे, चिंतित थे कि क्या हमारा ये डिसीजन लिंग्विस्टिक बेस पे करेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिटेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, तो केंद्र सरकार जो थी उस समय हमारी, उसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को की डिमांड को कुछ समय के लिए स्टॉप किया। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, लेकिन जब बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, और जब हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया तो हमारा ये अनुभव रहा कि हम और एक राष्ट्र के रूप में एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। जब हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को फॉर्मेशन किया तो हमारा अनुभव ये रहा कि हम एक राष्ट्र के तौर पर और भी एकता में बंधे। ओके स्टूडेंट, इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे प्रशासन की जो व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वो भी ईजियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये डिसाइड किया दैट द स्टेट्स विल बी मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कि लिंग्विस्टिक बेस पर हम राज्यों का गठन करेंगे। इससे क्या होगा, हम अलग अलग जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट भी दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक जैसे गुजरात के लिए गुजरातियों के लिए गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी वाले स्टेट्स आपके यूपी, उत्तराखंड ये थे। तो इस तरीके से बांग्ला के लिए बंगाल, ये सब किया गया बंगालियों के लिए। तो किस तरीके से पंजाबी के लिए पंजाब का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाषा मैंने लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देते हुए लोगों को क्योंकि लोगों की डिमांड थी, लोग ये चाहते थे कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह रहें, जिससे कम्युनिकेशन क्या रहे, इजी रहे। ओके, अब मान लीजिए आप सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, कहने का वो प्रयास कर रहा है, आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप वो क्या चाहता है, आप उसकी फीलिंग्स को भी नहीं जान पाएंगे। तो इससे आपके बीच में क्या नहीं होगा, आपके बीच में वर्क टुगेदर, या उसको आप हेल्प नहीं कर पाओगे या उसके साथ काम नहीं कर पाओगे मिलकर, क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज ही नहीं जानते हो। तो अगर हमें मिलजुल कर रहना है और यूनाइट रहना है तो हमें एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग एक जगह रखे गए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑफलाइन, जब क्लासेस में मिलें तो इसमें और भी डीपली डिस्कशन हम करेंगे। लेट्स फॉरवर्ड। तो ये याद रखिए, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड दैट द स्टेट्स विल बी मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। स्टूडेंट मैप है, ये आपका मैप है, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, और ये पार्टीशन के बाद इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे एक आपका अभी अगस्त 2019 में चेंजमेंट हुआ। तो किस तरीके से
भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हुआ, ये आप देख सकते हैं लिंग्विस्टिक बेस पे फॉर्मेशन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, और राज्य को गठन फॉर्मेशन, स्टेट्स का फॉर्मेशन और भी कई सारे डिफरेंट सिनेरियो पर डिफाइन होते हैं। कल्चर पर भी फोकस होता है, लैंग्वेजेस पर भी फोकस होता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी उस पर डिपेंड होती है एक राज्य के गठन में। ओके, लेकिन मेन लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर हम चले तो जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी थी, तो ये सेकेंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन इज़ अ लैंग्वेज पॉलिसी, कि हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी। फर्स्ट आपका जो टेस्ट था वो था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेस, और सेकेंड हमारा जो आया वो आएगा लैंग्वेज पॉलिसी। देखते हैं, एज ऑफ टुडे, वर्तमान में स्टूडेंट एज ऑफ टुडे मोस्ट पीपल, जो अधिकतर लोग हैं, मोस्ट पीपल जो हैं स्पीकिंग द सेम लैंग्वेजेस लिव इन द सेम स्टेट। आज अगर आप इस पर ध्यान देंगे, रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप क्या फाउंड करेंगे, क्या आप पाएंगे कि वर्तमान में मोस्ट पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज, अधिकतर लोग एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में, सेम स्टेट में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो सेम है। हाँ, कुछ आपके वर्डिंग बोलने में डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज हमारी सेम है, सेम लैंग्वेज इन द सेम स्टेट। अबाउट 40% ऑफ इंडियंस आर हिंदी स्पीकिंग। 40% इंडियंस जो हैं वो हिंदी स्पीक करते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स, हिंदी हैज़ नॉट बीन एज सिलेक्टेड या सिलेक्शन या चूजन एज अ नेशनल लैंग्वेज। लेकिन फिर भी हिंदी को हमने राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसको सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप लगातार जब हिंदी दिवस होता है तो आप लोग कई सारे लोगों को ये स्पीच देते हुए सुनते होंगे कि हिंदी को हमें नेशनल लैंग्वेज बना देनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया को यूनाइट करने के लिए, भारत की एकता, इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसके सॉवरिन को, उसकी इंटीग्रिटी को, संप्रभुता को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दें इक्वल। तो बट स्टिल हिंदी हैज़ नॉट चूजन एज अ नेशनल लैंग्वेज, इसलिए हमने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर नहीं चयन किया। जबकि 40% इंडियंस हिंदी स्पीक करते हैं। लेकिन मेरा एक सेंटेंस मैंने हमेशा बोला है कि मेजॉरिटी नीड्स वर्क विथ माइनॉरिटी, मेजॉरिटी नीड्स वर्क विथ माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी आप जानते हैं, माइनॉरिटी के टाइप्स क्या है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया था कि लैंग्वेज के बेस पर होता है, रिलीजन के बेस पर माइनॉरिटीज़ होती हैं, और क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे 9th क्लास। तो लैंग्वेज के बेस पर भी माइनॉरिटी होती है, तो जो दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदी लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज करें, उनके ऊपर थोप दें, ठीक है। तो इसलिए हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इंडिया में शेड्यूल लैंग्वेजेस कितनी हैं? तो बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, यू नो वेरी वेल। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। हमने और भी बहुत सारे कदम उठाए सेफ गार्ड करने के लिए अदर लैंग्वेजेस के लिए। तो हमने क्या किया, बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने 21 भारतीय भाषाओं को अपने संविधान में शेड्यूल लैंग्वेजेस में इसको चयन किया।
तो जिसमें आपकी देखिए में 21 लैंग्वेजेस अदर कौन सी है, हिंदी को अगर इंक्लूड करेंगे तो 22 होंगी और हिंदी के अलावा 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो देखिए आपकी बांग्ला, डोगरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, आसामीज़, बोडो, गुजराती, कश्मीरी, मैथाली, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, सैंथाली, तमिल एंड उर्दू। तो देखिए आप लोग कितनी 21 अदर लैंग्वेजेस को हम लोगों ने बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ए कैंडिडेट इज़ एन एग्जामिनेशन, अगर आप अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ए कैंडिडेट इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब निकली वैकेंसी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट ऑफ पोजीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्शन टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो आपके पास इन सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, आप इन 22 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी हिंदी के अलावा भी अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आप ऑप्शन में जाकर क्लिक करें, आप किस लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कैंडिडेट इन 21 लैंग्वेजेस में अपने क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर सकता है या पेपर को सॉल्व कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, द एग्जामिनेशन स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब आप देखिए, अनलाइक अगर हम बात करें श्रीलंका की, अनलाइक श्रीलंका की स्टोरी आपको याद होगी। श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कैशलेस एटीट्यूड इन स्पेंडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। श्रीलंका में जिस तरीके से तमिल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया था, तो उसके रिजल्ट देखकर हमारे लीडर्स जो थे, हमारे जो नेता थे, वो बहुत ही संभल कर अपने कदम बढ़ा रहे थे। एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बहुत ही सोच समझकर कदम उठाए जा रहे थे। आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो भी हम बहुत ही संभल कर और बहुत ही समझदारी से हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार हिंदी का करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग, द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। ओके स्टूडेंट्स, तो संविधान के अनुसार इंग्लिश का प्रयोग आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल पर्पस के तौर पर 1965 में स्टॉप हो जाना था, लेकिन बट हुआ क्या, देखते हैं। Giving space to so many languages ensure that all community respect the center। तो गिविंग स्पेस टू सो मैनी लैंग्वेजेस, हमने इतनी सारी लैंग्वेजेस को इसलिए स्पेस दिया कि ऑल कम्युनिटीज़, सभी समुदाय, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सके सेंटर लेवल पर। जो चीज़ श्रीलंका में नहीं हुई थी, हमने उसी चीज़ से सबक सीखा और अपने यहाँ पॉलिसी को चेंज किया। ठीक है, हमारी शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही पॉलिसी ऐसी थी कि हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हों या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों उस समय के, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी सिचुएशंस को हैंडल किया डाइवर्सिटी को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। वेयर इज इंग्लिश, तो इंग्लिश कहाँ पे है स्टूडेंट्स? यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे वाई इंग्लिश इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज। इंग्लिश को हमने शेड्यूल लैंग्वेज के फॉर्म में क्यों नहीं रजिस्टर किया? तो सो मैनी पीपल आर मेकिंग एफर्ट्स, आप जानते हैं बहुत सारे लोग मेकिंग एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश अराउंड अस, हमारे चारों तरफ लोग
इंग्लिश भाषा बोलने सीखने का प्रयास करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी इंग्लिश इज़ नॉट एन इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी भारतीय भाषा नहीं है। यू नो वेरी वेल, इंग्लिश इज़ कॉलोनियल लैंग्वेज। इंग्लिश इज कॉलोनियल लैंग्वेज, यानी ये ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाई गई थी और ये हमारे ऊपर इम्पोज की गई थी। इट वाज इम्पोज बाय ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई थी, इम्पोज की गई थी एज ए न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि हाउ स्ट्रॉन्ग अ टू लैंग्वेज इज़, कि भाषा एक कितना बड़ा हथियार है किसी भी कंट्री के लोगों को अपनी ओर या अपने विचारों में या अपने जो उनके आइडियल्स थे, जो उनके थॉट्स थे, हम उनमें उनके चीज़ों को मानने लगे। क्यों? कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत सारे चेंजमेंट आए हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में। ओके, तो वो जानते थे कि भाषा एक बहुत बड़ा हथियार है, तो उन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजी भाषा थोपने की कोशिश की। और आप बताइएगा इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो किसने स्टार्ट करवाई थी? उस ऑफिसर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन जो एजुकेशन लाई गई वो किस ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा शुरू की गई थी? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। इंडिया वॉज सेट टू स्टॉप द यूज ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1965। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग था वो ऑफिशियल तौर पे 1965 को स्टॉप हो जाना था। लेकिन बट सम सदर्न स्टेट्स, लेकिन जो हमारे सदर्न स्टेट्स से, साउथ के जो स्टेट से, दक्षिण भारत के जो राज्य थे, हैड एन ऑब्जेक्शन, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, ऑब्जेक्शन किया टू दिस। किस लिए? क्योंकि सिंस दे डिड नॉट नो, क्योंकि ये सिंस दे डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, क्योंकि वो हिंदी भाषा बोलना नहीं जानते थे। अगर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर स्टॉप हो जाती तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बचती, वो थी हिंदी। ओके, और हिंदी के अलावा कोई अदर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज ना होती तो प्रॉब्लम क्या थी? अगर कोई सदर्न स्टेट्स का पर्सन ऑफिशियल ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसको रिज़ाइन देना पड़ता, क्योंकि इसको हिंदी अभी तक इंग्लिश आ रही थी तो वो इंग्लिश में अपना सारा ऑफिशियल वर्क कर लेता था। अब उसको इंग्लिश नहीं आती है, अब उसको इंग्लिश का हमने 1965 में मान लीजिए स्टॉप कर दीजिए, अब उसको इंग्लिश आती है लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर सकता है। अब उसको हिंदी में ही सारा वर्क करना पड़ेगा और हिंदी लैंग्वेज उसको आती ही नहीं है। वो ही डिड नॉट नो या दे डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, वो कैसे हिंदी बोलेंगे? तो क्या होगा? श्रीलंका वाली सेम सिचुएशन यहाँ पे आएगी कि उनको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को समझा और हमने डिसाइड किया नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हिंदी के साथ हमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज लेकर सेंटर लेवल पर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो श्रीलंका वाली सिचुएशन पूरे कंट्री को फेस करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हम सिविल वॉर की तरफ भी बढ़ जाते। जब लोग एजुकेट नहीं होंगे, लोगों की जॉब चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे, नेतागिरी करेंगे और इस सारे तरीके से अपने फॉर्मेशन करेंगे चीज़ों को। दोस्तों देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया यानी सेंटर लेवल पर हिंदी एंड इंग्लिश, और स्टेट्स लेवल पर डिफरेंट फॉर ईच स्टेट। स्टेट की भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू, हिंदी। उर्दू हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो किस तरीके से हम
लैंग्वेजेस स्टेट के अकॉर्डिंग भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर राज्य की अपनी एक आधिकारिक भाषा है, और सेंटर लेवल पर एक हिंदी और एक इंग्लिश। ओके, तो देखिए द प्रमोशन ऑफ हिंदी, प्रमोशन ऑफ हिंदी यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की ये ऑफिशियल पॉलिसी रही कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। प्रमोशन डज नॉट मीन, प्रमोशन डज नॉट मीन, लेकिन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का ये मतलब नहीं है, प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज इम्पोज करे, ज़बरदस्ती थोपे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर। हम अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी से कहते हैं कि आप हिंदी बोलो। ठीक है, हम अपनी हिंदी भाषा की विशेषताओं के बारे में हिंदी दिवस में प्रचार प्रसार करते हैं, सेमिनार होते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोग्राम करती है सेंट्रल लेवल पर, लेकिन उसका ये मतलब, उसका ये इंटेंशन नहीं है कि हमें किसी के ऊपर हिंदी भाषा थोपनी है, क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। ओके, तो आप याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन करती है। ठीक है, तो देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर गुजरात से आए, लेकिन जब वो राष्ट्र के नाम मैसेज करते हैं या कंट्री को एड्रेस करने आते हैं, उनका फेवरेट टाइम है एक रात को 8 बजे आते हैं, उनको अच्छा लगता है रात में 8 बजे आने में, तो वो किस लैंग्वेज में एड्रेस करते हैं? आप गौर कीजिए, हिंदी में ही एड्रेस करते हैं। गुजराती बोल सकते हैं, गुजरात से हैं वो, लेकिन वो हिंदी में एड्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल पॉलिसी है, ये नीति है कि हिंदी भाषा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, और जिस तरीके से आप लोग बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, कभी आप गौर कीजिएगा, डीडी नेशनल के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कई सारे चैनल्स ये 21 अदर लैंग्वेज में चलते हैं, चाहे वो डीडी बांग्ला हो या डीडी उर्दू हो या डीडी गुजराती हो या डीडी मराठी हो। तो डीडी जो दूरदर्शन है वो 21 अदर लैंग्वेजेस में अपने चैनल्स का ब्रॉडकास्ट करता है, ये आप याद रखिए। और आप अपने सेट आप अपने डिश टीवी पर घर पर इस चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। आप जानते हैं भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है और नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, नेशनल रिलीजन भी नहीं है और लैंग्वेज भी नहीं है। सिंस द कंट्री इज मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, रिस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज एंड लेड टू कोऑपरेटिव सेंटर स्टेट रिलेशन। ऐसा किस लिए हमने किया? क्योंकि हमारा देश लिंग्विस्टिक बेस पे था, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन था, तो ये ज़रूरी था कि हम दूसरी भाषाओं को भी रिस्पेक्ट दें और सेंटर स्टेट रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करें। यानी सेंटर स्टेट रिलेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यानी मैं फेडरलिज्म की बात कर रहा हूँ कि हमें फेडरलिज्म के थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। बिफोर द 1990s 1990 से पहले इंडियन गवर्नमेंट वॉज मेजरली कांग्रेस डोमिनेटेड। भारत में जितनी भी सरकारें बनती थी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, 90s के पहले कांग्रेस का डोमिनेंस था, कांग्रेस का वर्चस्व था। ओके, दिस वॉज बिकॉज कांग्रेस हैड लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी संघर्ष किया था और देश को आज़ादी दिलाई थी, तो लोगों को कांग्रेस से बहुत सिंपैथी थी, कांग्रेस को वो मानते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से ही थे। तो 90s तक तो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, सेंट्रल लेवल पर भी कांग्रेस थी, अदर स्टेट्स पे भी कांग्रेस थी, तो डोमिनेंस था, कांग्रेस का वर्चस्व था। ओके, 90s के पहले अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किस पार्टी के लीडर्स या कौन से व्यक्ति
भारत के प्रधानमंत्री बने तो 90s से पहले ओनली 3 पर्सन। फर्स्ट है मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी से बने थे 1977 से 79, 2 इयर्स के लिए ओनली। फिर चरण सिंह बने स्टूडेंट्स, ये भी जनता पार्टी से थे, ये 3 इयर्स के लिए बने। और फिर वीपी सिंह बने जनता दल से 1 ईयर के लिए। ओके, तो देखिए किस तरीके से मतलब 5 साल सरकारें नहीं चल पाती थी, गवर्नमेंट अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाती थी और सरकारें गिर जाती थी। कोई 2 साल के लिए बना, कोई 3 साल के लिए बना, कोई 1 साल के लिए बना। ओके, ये डोमिनेंस था कांग्रेस का। आफ्टर 90s के बाद द इरा ऑफ कॉलिशन, क्या आया, एक समय आया गठबंधन की सरकारों का। द इरा ऑफ कॉलिशन आया, गवर्नमेंट बिगेन, द इरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट बिगेन। 90s के बाद किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी जनता ने नहीं दी, यानी किसी भी सिंगल पार्टी को जनता बहुमत नहीं दे रही थी, मेजॉरिटी नहीं दे रही थी, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। तो फिर क्या हुआ आप जानते हैं, जब मेजॉरिटी नहीं मिलते तो अलग अलग पार्टीज कॉलिशन यानी गठबंधन करके सरकार बनाती है। तो 90s के बाद कॉलिशन गवर्नमेंट का पीरियड आया। वेरियस रीजनल पार्टीज, बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज थी, क्षेत्रीय पार्टीज थी, स्टार्टेड इमर्जिंग, उनका उदय होना शुरू हुआ। बहुत सारी रीजनल पार्टीज आनी शुरू हुई, विच वर गेटिंग मोर सपोर्ट, और जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था अपने रीजनल वोटर्स से। और ये रीजनल पार्टीज जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगती थी। तो हमारे देश में आप जानते हैं पॉलिटिक्स में रिलीजन और कास्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी पॉलिटिक्स में। तो जो रीजनल वोटर्स था वो अपने कास्ट के कैंडिडेट को, अपने रिलीजन के कैंडिडेट को देखकर वोट करता था। तो इससे रीजनल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। ओके, और वो बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो गई। 92 में बात करूं अगर, तो यूपी में एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, समाजवादी पार्टी, जिसके चीफ थे मिस्टर मुलायम सिंह यादव। आज इन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनका नाम कमेंट करके बताएंगे। ओके, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी 1982 में। और ये रीजनल पार्टीज़ के बगैर सेंटर लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। कांग्रेस को इन पार्टीज़ का सहारा लेना पड़ता था, सपोर्ट लेना पड़ता था। और रीजनल पार्टीज़ की गवर्नमेंट अब स्टेट में भी बनने लगी थी। जैसे 1992 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और इनके जो चीफ थे मुलायम सिंह यादव जी, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। तो बहुत बड़ा चेंजमेंट आ रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में। ओके, यहाँ भी इस समय हम बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के संबंध और मजबूत हुए। पहले तो सेंट्रल की ही चलती थी, क्योंकि जब हर राज्य में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट पे भी सेंट्रल पे भी, तो ऑब्वियसली ये बात है कि जो सेंटर पे लीडर होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, जैसे इस समय सेंटर पे बीजेपी है और हमारे यहाँ स्टेट में भी बीजेपी है। तो हमारे जो योगी जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, जबकि आप देखते रहते हैं न्यूज़ में जो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, ये अदर पार्टीज़ के, यानी राजस्थान में कांग्रेस है, पंजाब में कांग्रेस है, तो ये कभी कभी प्रधानमंत्री के जो डिसीजंस होते हैं उन पर क्वेश्चन रेस करते हैं, सवाल उठाते हैं। जबकि योगी जी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसी पार्टी के मेंबर हैं, क्योंकि उसी पार्टी की सरकार है। तो 1992 में ये दौर आया इरा ऑफ कॉलिशन का, गठबंधन की सरकारों का। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द नेशनल पार्टीज टू विन इलेक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज। अब ये इम्पॉसिबल हो गया था, असंभव हो गया था कि जो नेशनल पार्टीज थी वो विदाउट सपोर्ट, रीजनल पार्टीज के सपोर्ट के बिना इलेक्शंस नहीं जीत सकती थी
इतनी रीजनल पार्टीज़ की पहचान बन गई, इतनी वो बिल्कुल वो उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हमारे सोसाइटी में क्षेत्रीय पार्टियों की कि सेंट्रल पार्टीज, नेशनल पार्टीज अब उनके सहयोग के बगैर चुनाव नहीं जीत रही थी। सो स्टेट स्टार्टेड गेटिंग मोर पावरफुल। इससे क्या हुआ कि हमारे जो स्टेट्स थे, जो हमारे राज्य थे, अब और भी ज़्यादा वो पावरफुल होने लगे, और भी ज़्यादा वो मजबूत होने लगे। फेडरल स्ट्रक्चर था, स्टेट्स को अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई थी, लेकिन 90s तक स्टेट्स जो हमारे थे रियलिटी में अपनी पावर्स का यूज़ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी वही स्टेट में होती थी। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लीडर्स होते थे स्टेट लेवल के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स के अंडर से लीडरशिप में वर्क करते थे। तो स्टेट्स अपनी पावर्स का यूज़ कर ही नहीं पाए थे। 90s के बाद जब अलग अलग पार्टीज़ बननी शुरू हो गई, अलग पार्टीज गवर्नमेंट स्टेट्स में बनने लगी, तो ये अपनी पावर्स को इंजॉय करने लगे, तो स्टेट्स और भी लोगों को पावरफुल होने लगे, राज्य और भी शक्तिशाली होने लगे। एंड दिस इज़ वाई, इसीलिए यही कारण है कि वाई फेडरलिज्म, कि भारत में फेडरलिज्म हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर इंडिया, कि भारत में फेडरलिज्म हमेशा वर्क करता है, क्योंकि हम इसकी डाइवर्सिटी को, इसकी लैंग्वेज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, सब लोग मिलजुल कर वर्क करते हैं, इसलिए भारत में फेडरलिज्म सक्सेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने फेयर नोट मेंटेन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।